अरबों का सोना हाथ में था, लेकिन बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं। और इस मौत की कहानी शुरू होती है उस आदमी से जिसे दुनिया पहले ही बेकार समझकर किनारे लगा चुकी थी। उसका नाम था रॉबिन्सन, एक रिटायर नेवी अफसर जो इस वक्त खिड़की के बाहर खाली नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में लाचारी साफ दिख रही थी। कंपनी ने सिर्फ एक लाइन में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, अपना ऑफिस खाली करो, क्योंकि उसने कोई पक्का कागज साइन नहीं किया था। इसलिए उसे न नौकरी छोड़ने के पैसे मिले, न बुढ़ापे की पेंशन। जब उसने मदद केंद्र के बाहर खड़े बेघर लोगों को देखा तो पहली बार उसे असली डर लगा। उसे समझ आ गया, बिना कमाई के आदमी की कोई कीमत नहीं होती। वो एक बार में गया, सोचा पुराने दोस्तों से मिलकर कोई काम का इंतजाम करेगा। वहीं उसकी मुलाकात क्रेस्टन से हुई, जिसे भी नौकरी से निकाल दिया गया था। फर्क बस इतना था कि क्रेस्टन साफ तौर पर डिप्रेशन में था। वो इन दिनों दवा भी खा रहा था। जब उसने देखा कि सब लोग रोजी रोटी की चिंता में डूबे हैं, तो उसे अचानक एक पुरानी बात याद आई। जॉर्जिया के किनारे उसने कभी एक उथली जगह देखी थी, जहाँ एक जर्मन पनडुब्बी डूबी हुई थी। अंदाजा था कि उस पनडुब्बी में कई टन सोना भरा हो सकता है। अगले दिन रॉबिन्सन और उसके साथी एक पैसे लगाने वाले आदमी से मिलने गए, लेकिन डिप्रेशन से जूझ रहा क्रेस्टन वहां नहीं आया। डेनियल नाम का आदमी उन्हें अपने मालिक के पास लेकर गया। रॉबिन्सन और डेनियल ने मिलकर मालिक को पैसा लगाने के लिए मनाया। उन्होंने बताया कि समुद्र पर रिसर्च करने वाली संस्था ने 1980 के दशक में जो डूबे जहाजों की जानकारी निकाली थी, उसके हिसाब से बहुत मुमकिन है कि यही वही पनडुब्बी हो जिसमें कई टन सोना भरा हुआ है। किस्मत अच्छी थी, मालिक खुला दिल वाला निकला। उसने उन्हें इस्तेमाल के लिए एक पनडुब्बी खरीद कर दे दी, लेकिन शर्त ये थी कि जो भी कमाई होगी उसमें से 40% हिस्सा उसका होगा। रॉबिन्सन ने तुरंत हाँ कर दी। अब बारी थी लोगों को इकट्ठा करने की। उन्हें ड्राइंग समझने वाला, वेल्डिंग करने वाला, मशीन ठीक करने वाला और ऐसे कई लोग चाहिए थे। कम से कम 12 आदमी जरूरी थे। लेकिन जब रॉबिन्सन दलाल की तरह काम करने वाले मोटे क्रेस्टन के घर पहुंचा तो पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। मजबूरी में रॉबिन्सन ने क्रेस्टन के बताए हुए एक जवान लड़के टोबिन को टीम में रख लिया। साथ ही कुछ रूसी नाविक भी रखने पड़े, क्योंकि उन्हें जो पनडुब्बी मिली थी वो रूस की थी और रूसी पनडुब्बी को रूसी लोग ही ठीक से चला सकते थे। जैसे नाव बिना मल्लाह के और गाड़ी बिना ड्राइवर के बेकार है। आखिर बड़ी मुश्किल से टीम तैयार हुई, लेकिन जब रॉबिन्सन ने असली पनडुब्बी देखी तो उसका दिल बैठ गया। वो पूरी तरह जंग लगी, कबाड़ जैसी पुरानी मशीन थी। कप्तान मुस्कुराते हुए बोला, इन चीजों में बस तेल डाल दो, ये तुम्हें कहीं भी ले जाएंगी। रॉबिन्सन ने चारों तरफ अच्छे से देखा और जब कोई बड़ी खराबी नहीं मिली तो सौदा पक्का कर लिया। फिर सब लोग सामान चढ़ाकर निकल पड़े। उन्होंने नए लड़के टोबिन के साथ मजाक किया। उससे कहा गया, जाओ खिड़कियां साफ करो। टोबिन ने पूरी पनडुब्बी ढूंढ डाली, लेकिन उसे एक भी खिड़की नहीं मिली। उसने पूछा, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? जवाब मिला, खिड़की। वो बोला, कौन सी खिड़की? अभी तो हम बाहर थे, मुझे तो कोई खिड़की नहीं दिखी। तब सब हंस पड़े। ये पनडुब्बी है, जहाज नहीं जिसमें खिड़कियां हों। यहाँ कोई खिड़की नहीं होती। फिर बोले, छोड़ो, जहाज पर अगर तुम्हारे साथ मजाक हुआ है तो समझ लो लोगों ने तुम्हें अपना मान लिया है। इस तरह ये अस्थायी टीम निकल पड़ी। रॉबिन्सन ने सबको योजना बताई। उन्हें समुद्र की गहराई में जाकर कई करोड़ कीमत का सोना निकालना था। जब सोना बाहर आ जाएगा तो पैसा लगाने वाला आदमी 40% लेगा और बाकी 60% सब में बराबर बांटा जाएगा। ऊपर से देखने में ये बराबरी लग रही थी, लेकिन इसके अंदर बड़ा खतरा छुपा था। सब लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। जल्दी ही मुसीबत शुरू हो गई। सबसे पहले गोरलुगो ने कहा कि वो जवान टोबिन के साथ काम नहीं करेगा। उसका मानना था कि कुंवारा लड़का जहाज पर अशुभ होता है। फिर गोताखोर फ्रेजर ने शिकायत की कि पैसा बराबर बांटना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसे रसोइये का खाना भी बेहद खराब लगा और उसने गुस्से में खाना फेंक दिया। इसके बाद 3 लाख की लॉटरी टिकट को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ। रॉबिन्सन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि टिकट जीत गई? क्या तुमने रेडियो चलाया? उसने कहा कि अभी उनके ऊपर ब्लैक सी की नौसेना है। अगर उन्हें पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। रॉबिन्सन गुस्से में कुल्हाड़ी उठा लाया और चिल्लाने लगा। उसने रेडियो तोड़ दिया और लॉटरी टिकट जला दी। फिर साफ कहा, हर आदमी को बराबर हिस्सा मिलेगा। जिसे पसंद नहीं वो जहाज को खतरे में डाल रहा है, और जो जहाज को खतरे में डालेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन इससे गुस्सा खत्म नहीं हुआ। असली मुसीबत अभी बाकी थी। गोरलुगो रूसी था और भाषा की दिक्कत की वजह से जब वो इंजन ठीक कर रहा था तो टोबिन ने वाल्व गलत दिशा में घुमा दिया। गरम भाप का तेज झोंका निकला और उसकी आंखें जल गईं। गुस्से में वो टोबिन को मारने दौड़ा। बीच में अनुवाद करने वाला आदमी खड़ा था। वो बस टोबिन की गलती पर नाराज था, उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन पहले से रूसियों से चिढ़ा हुआ फ्रेजर चाकू लेकर आ गया। उसने कहा कि रूसी लोग हमेशा छोटे लोगों को डराते हैं। झगड़े में उसने चाकू सामने वाले सीने में घोंप दिया।
अनुवाद करने वाला आदमी दर्द से पीछे हटते हुए पेट्रोल की बाल्टी से टकरा गया। पेट्रोल फैल गया। मशीन का मुख्य डंडा बहुत तेज घूम रहा था। उससे निकली चिंगारी ने पेट्रोल को आग लगा दी। पल भर में जोरदार धमाका हुआ। पनडुब्बी की ताकत खत्म हो गई और वो नीचे डूबने लगी। टक्कर में रॉबिन्सन भी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पनडुब्बी के अंदर 2 लाशें पड़ी थीं। अब जिंदा बचे थे सिर्फ जवान टोबिन, गोरलुगो और गोताखोर फ्रेजर। बाकी लोगों ने बताया कि वो 18 घंटे तक बेहोश रहा और पनडुब्बी का मुख्य डंडा टूट चुका है। अब पनडुब्बी को चालू करके यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब उनके पास सिर्फ 36 घंटे की बिजली बची थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि रूसी लोग पनडुब्बी के दूसरे हिस्से में थे और मीठे पानी पर उनका कब्जा था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए रॉबिन्सन को मजबूरी में उनसे बात करने जाना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि नक्शा बनाने वाला आदमी अंग्रेजी बोल सकता था, इसलिए जल्दी ही दोनों तरफ से समझौता हो गया। लेकिन बिना मुख्य डंडे के सब बेकार था। किस्मत से वे पहले ही डूबी हुई पनडुब्बी के पास पहुंच चुके थे। उनकी पनडुब्बी और डूबी हुई पनडुब्बी का डिजाइन एक जैसा था। अगर वे वहां से मुख्य डंडा निकालकर अपनी पनडुब्बी में लगा दें तो शायद उसे फिर से चला सकते थे। उन्होंने रसोइये से कहा कि बाकी बचे 2 रूसियों को बुलाए। वो सोनार चलाने वाला आदमी और गोरलुगो। सिर्फ सोनार चलाने वाला ही आवाज की तरंगों से डूबी पनडुब्बी का सही पता लगा सकता था। जान बचाने के लिए सोनार वाला और गोरलुगो मान गए और पहले के झगड़े को कुछ देर के लिए भूलकर साथ काम करने को तैयार हो गए। उन्होंने पनडुब्बी की दीवार पर ठोक पीटकर आवाज की तरंगों से डूबी हुई पनडुब्बी की जगह ढूंढ ली। फिर गोताखोर फ्रेजर, बूढ़ा पीटर्स और जवान टोबिन तीनों ने गोताखोरी के कपड़े पहने और समुद्र की गहराई में मुख्य डंडा और सोना ढूंढने निकल पड़े। वे समुद्र की तलहटी में धीरे धीरे तलाश करते रहे। थोड़ी देर में डूबी हुई पनडुब्बी सामने दिखने लगी। वे उसके अंदर गए और घूमने वाला डंडा ढूंढ लिया। अच्छी बात यह थी कि वो अब भी इस्तेमाल लायक था। इसके बाद फ्रेजर को सोना भी मिल गया। ऊपर पनडुब्बी में रसोइये ने रस्सी खींचनी शुरू की ताकि नीचे से सामान ऊपर लाया जा सके। लेकिन जब उसने मशीन चालू की तो रस्सी घूमी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ कुछ बहुत भारी चीज अटकी हो। डेनियल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तब रॉबिन्सन ने बताया कि वे सोना लेकर लौट रहे हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। लेकिन सोने से भरी ट्रॉली को एक समुद्री पहाड़ी पार करनी थी। अगर रास्ता नहीं बदला तो पूरा सोना गहराई में गिर सकता था। वे रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि अगर रुक गए तो दोबारा चलाना मुश्किल हो सकता था। तीनों ने पूरी ताकत लगाकर सोने से भरी ट्रॉली को आगे बढ़ाया। जब वे समुद्री पहाड़ी पार कर रहे थे तब बूढ़े पीटर्स ने ट्रॉली को संभालने के लिए बाहर खड़े होकर लोहे की प्लेट से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रॉली का पहिया प्लेट से टकराया और प्लेट उछल गई। पीटर्स गहराई में जा गिरा। फिर भी फ्रेजर और टोबिन सोने की छड़ें पनडुब्बी तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अब बारी थी ये तय करने की कि सोना वापस कैसे ले जाया जाए। तभी डेनियल रॉबिन्सन को अलग ले गया और बोला कि अगर अभी वे सोना लेकर वापस जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है, क्योंकि ये सब एक जाल था। उसे नौकरी से निकालना भी झूठ था, मोटा क्रेस्टन भी झूठा था, यहाँ तक कि पैसा लगाने वाला आदमी भी नकली था। उनका असली मकसद सिर्फ इतना था कि रॉबिन्सन अपने लोगों के साथ जाकर सोना ढूंढ निकाले और जैसे ही वे सोना लेकर लौटेंगे समुद्री कानून के नाम पर सबको जेल में डाल दिया जाएगा। उस वक्त न तो सोने में हिस्सा मिलेगा और न ही एक पैसा मजदूरी। ये सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से कांप उठा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो टोबिन को अपने साथ लाया था जो अभी बच्चा ही था। उसने अपनी बेल्ट उतार कर डेनियल को दी और कहा, दरवाजा कसकर बंद कर दो। अगर बाकी लोग अंदर घुस आए तो अंजाम बुरा होगा। रॉबिन्सन ने सबको सच्चाई बताई। गोरलू को तुरंत डेनियल को मारने दौड़ना चाहता था, लेकिन सोनार वाले ने उसे बेहोश कर दिया। रॉबिन्सन ने सबको शांत करने की कोशिश की। अभी बदला लेने का वक्त नहीं था। पहले यहाँ से निकलने का रास्ता सोचना था। उन्हें पनडुब्बी ठीक करनी थी और ऊपर गश्त कर रही नौसेना से बचकर निकलना था। पनडुब्बी ठीक करने के लिए लोगों की जरूरत थी और डेनियल भी काम आ सकता था। योजना बनाकर उन्होंने सोने की छड़ों को एक एक करके अंदर रखा और ढेर बना दिया। गिनती करने पर 4 टन से ज्यादा सोना निकला। इतना सोना देखकर सब दंग रह गए। अब इतने सोने के लिए और लोगों की जान जाने की जरूरत नहीं थी। अगर पनडुब्बी को सही तरीके से न चलाया गया तो कोई भी घर नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने डेनियल को बुलाया और उसे फ्रेजर के साथ मिलकर मशीन का डंडा ठीक करने को कहा। दोनों ने मिलकर मेहनत की और आखिरकार पनडुब्बी फिर से चल पड़ी। लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हुई। वे रास्ते से भटक गए थे और चट्टान से टकराते टकराते बचे। बड़ी मुश्किल से पनडुब्बी रोकी गई। देखा तो वे मंजिल से बहुत दूर थे। नक्शे पर देखा तो सही रास्ते पर लौटने के लिए एक संकरी खाड़ी से घूम कर जाना पड़ेगा। लेकिन अब उनके पास इतना बिजली का समय नहीं था कि इतना लंबा चक्कर लगा सकें। तभी डेनियल ने फ्रेजर को भड़काया कि गोरलुगो को मार दो। अगर इंजन चलाने वाला आदमी नहीं रहेगा तो पनडुब्बी को ऊपर आना ही पड़ेगा। इससे सबको उस खतरनाक रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। फ्रेजर को पता था कि उसने पहले ही एक आदमी को मार दिया है।
किनारे पर पहुंचकर गोरलुगो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब गोरलुगो मशीन देख रहा था, उसने मेज पर रखा रिंच उठाया और उसके सिर पर दे मारा। गोरलुगो के मरते ही इंजन चलाने वाला कोई नहीं बचा। पनडुब्बी की ताकत खत्म हो गई। डेनियल भागकर रॉबिन्सन के पास गया और झूठ बोला कि गोरलुगो हादसे में मरा है। रॉबिन्सन सब समझ गया। ज्यादा सोना पाने के लिए ये लोग फिर हत्या कर बैठे थे। गुस्से में उसने सिग्नल गन निकाल ली और डेनियल पर तान दी। तभी इंजन बंद होने की वजह से तार जोड़ने में गलती हो गई। गलत तार जुड़ते ही शॉर्ट सर्किट हुआ और जोरदार धमाका हुआ। धमाके से पनडुब्बी में बड़ा छेद हो गया। संतुलन बिगड़ गया और पनडुब्बी तेजी से नीचे गिरने लगी। काफी देर बाद जाकर समुद्र की तलहटी पर अटकी। स्थिर होते ही सब इंजन वाले हिस्से में पहुंचे। वहां हर तरफ से पानी अंदर आ रहा था। उन्होंने औजारों से पानी रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना रोकते उतनी ही नई जगह से पानी आने लगा। टोबिन को पानी की तेज धार ने गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। रॉबिन्सन ने फ्रेजर से कहा, खंभा संभालो, और खुद टोबिन को उठाकर बाहर लाया। फिर नक्शा बनाने वाले के साथ मिलकर उसे ऊपर कंट्रोल रूम में ले जाकर बचाने की कोशिश की। इंजन वाला हिस्सा अब लगभग पानी से भर चुका था। डेनियल चिल्लाया, सब बाहर निकलो, लेकिन पानी और तेजी से अंदर आया और फ्रेजर को भी बहा ले गया। डेनियल ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और सोनार वाले वव एक और साथी को अंदर ही छोड़ दिया। साफ था कि उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उसे भी सजा तुरंत मिली। भागते वक्त उसका बैग दरवाजे में फंस गया और पानी उसी रास्ते से अंदर घुसने लगा। नक्शा बनाने वाले ने सब समझ लिया कि डेनियल ने बाकी साथियों को छोड़ दिया है। उसने एक पल सोचा, फिर उसे भी छोड़ दिया। आखिर में वो सोने वाले कमरे में पहुंचा और आखिरी दरवाजा बंद कर दिया। अब बाकी सब मर चुके थे, सिर्फ 3 लोग बचे थे। पनडुब्बी पूरी तरह टूट चुकी थी। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अच्छी बात ये थी कि रॉबिन्सन ने 3 लाइफ जैकेट छिपा कर रखी थी। उसने निकालकर दोनों को पहनने को दी। टोबिन एक सोने की छड़ साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रॉबिन्सन ने कहा, ऊपर जाना है तो सोना छोड़ना पड़ेगा। उसने दोनों को पहले बाहर जाने को कहा, खुद अंदर रहकर हवा का दबाव संभालेगा, फिर आपात हैंडल से निकलेगा। उसने टोबिन को जैकेट पहनाई। नक्शा बनाने वाले के साथ मिलकर उसे बचाव वाले कैप्सूल में बैठाया। फिर नक्शा बनाने वाले को भी तैयार किया। दोनों को अंदर करके बाहर भेज दिया। जब टोबिन और नक्शा बनाने वाला समुद्र की सतह पर पहुंचे, उन्होंने जैकेट खोली और ताजी हवा में गहरी सांस ली। टोबिन रॉबिन्सन का इंतजार कर रहा था, लेकिन नक्शा बनाने वाले ने कहा, अंदर कोई आपात हैंडल था ही नहीं। इसका मतलब रॉबिन्सन ऊपर नहीं आएगा। उधर रॉबिन्सन सोने की छड़ों पर बैठा सामने देख रहा था। उसे अपनी पत्नी और बेटे की याद आई। वो मुस्कुराया, जैसे सब कुछ अब खत्म हो चुका हो। उधर समुद्र में तैर रहे टोबिन और नक्शा बनाने वाले ने अचानक देखा कि एक जैकेट ऊपर आ रही है। वे तैरकर पास गए तो देखा कि उसके अंदर सोने की छड़ें भरी हुई हैं। रॉबिन्सन, जो खुद बाहर नहीं निकल सका, उसने इस तरह टोबिन के लिए एक नई उम्मीद छोड़ दी। यहीं कहानी खत्म होती है।